गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास चैप्टर 4 चल रहा है हमारा कार्यपालिका। इस चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा है विभिन्न प्रकार की कार्यपालिका के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। उपराष्ट्रपति के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे हम सरकार का मुखिया भी कहते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री को कहीं पर तारों में चमकता हुआ चांद कहा जाता है, कहीं पर समकक्षों में सबसे अग्रणी कहा जाता है और कहीं पर मंत्री परिषद रूपी मेहराब की नींव का पत्थर कहा जाता है। तो इतने सारे टाइटल प्रधानमंत्री को मिले, इसका मतलब है कि इसकी शक्तियां और कार्य भी उतने ही ज्यादा होंगे। वैसे हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यों के लिए कहीं अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। आर्टिकल 74 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो यहीं से ये अंदाजा लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें बाद में ये भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पास किए गए कानून को वापस भेज सकता है, लेकिन अगर बाद में भी जो का तो वह प्रस्ताव अगर राष्ट्रपति के सामने आता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। जो ही शब्द है उसमें बहुत महत्व है कि दोबारा नहीं लौटा सकता विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति। हाँ, इसमें एक और, जैसे राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति है जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रख सकता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो कितने दिन तक अपने पास रख सकता है। तो आइए दोबारा से प्रधानमंत्री को देखते हैं कि उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में संपूर्ण रूप से मतलब अपने पूरे विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता जब कोई दल अपने बहुमत में आ जाता है तो। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को, उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए बुलाता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अगर प्रधानमंत्री को बहुमत नहीं, अगर कोई भी दल ऐसा नहीं आया सत्ता में जो बहुमत में हो, तो फिर राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी ऐसे दल के नेता को भी बुला सकते हैं जिससे उन्हें लगता हो कि बहुमत सिद्ध कर देगा गठबंधन के बाद। तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है जब कोई भी दल बहुमत में ना हो। अंडरस्टूड? अदरवाइज तो राष्ट्रपति के ऊपर ये बंधन है कि राष्ट्रपति उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाएगा जिससे कि लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अंडरस्टूड? अब बात आती है इसका कार्यकाल। वैसे तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल होता है, जैसे लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा के बने रहने तक ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री या किसी भी अन्य मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पहले भी उसे अपना पद छोड़ने के लिए बोल सकता है। तो मेन बात ये आ गई यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जब तक ही रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। अंडरस्टूड? अब आगे देखते हैं इसकी शक्तियां क्या क्या है। प्रधानमंत्री के लिए बहुत सारे टाइटल दिए गए हैं कि ये मंत्री परिषद रूपी मेहराब की नींव का पत्थर है, ये तारों में चमकता हुआ चांद है, या फिर ये जो समकक्ष में सबसे आगे है। सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण, वैसे तो मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। तो मंत्रिमंडल का निर्माण करने में प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा महत्व रहता है। प्रधानमंत्री जिसे भी सोचता है, समझता है कि ये
किसी मंत्रालय के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उसे प्रधानमंत्री मंत्री का पद दे देता है। दूसरा, विभागों का वितरण। किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, किसे पर्यटन विभाग देना है, किसे शिक्षा का देना है, किसे वित्त मंत्रालय देना है, किसे विदेश मंत्रालय देना है, ये सारा डिसाइड भी प्रधानमंत्री करता है। फिर बात आती है मंत्रिमंडल का नेता। मंत्रिमंडल की सभी बैठकें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है। मंत्रिमंडल की हफ्ते में एक बैठक होना अनिवार्य है, और भी अगर बीच बीच में भी बैठकें होती रहती हैं तो उनका मुखिया, उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। फिर बात आती है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य कड़ी का कार्य है। मंत्रिमंडल में जो भी नीति निर्माण हुए हैं इनके बारे में प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि उन बातों को राष्ट्रपति तक पहुंचाए। तो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का कार्य करता है प्रधानमंत्री। संसद दल का नेता। संसद दल का नेता भी होता है प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बना सकता है जो किसी भी दल का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी दल की राज्यसभा या तो लोकसभा की सदस्यता लेनी अनिवार्य है, और उसे बहुमत सिद्ध करना भी अनिवार्य है। ओके, तो अब है राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। राष्ट्रपति नीति निर्माण से संबंधित किसी भी कार्य के बारे में उसे सलाह ले सकता है, तो प्रधानमंत्री की ड्यूटी बनती है कि वह राष्ट्रपति को सलाह दे, और राष्ट्रपति की मर्जी है उस सलाह को माने या ना माने। अंडरस्टूड? तो ये है प्रधानमंत्री की शक्तियां। अब बात आती है, कई बार जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद क्या होता है। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद बच्चों एक चीज नहीं होती है। मंत्रिमंडल जैसे कि मान लो ये मंत्री परिषद, ठीक है, ये पूरी क्या है हमारी मंत्री परिषद। इसमें लगभग 70 मंत्री हैं, और इसके बीच में ये होगी हमारी जिसमें राज्य स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, और यहाँ पे होते हैं हमारे उप मंत्री, और यहाँ पे होते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री, और इस कैबिनेट मंत्री को हम कहते हैं मंत्री। अंडरस्टूड? तो मंत्रिमंडल तो हो गया ये छोटा, और मंत्री परिषद हो गया ये पूरा, जिसमें कि मंत्री परिषद हुआ जिसमें सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की एक छोटी संस्था होती है। मंत्री परिषद में जो मंत्रिमंडल है, ये मंत्री परिषद की एक अंतरंग संस्था होती है, अंदर की एक छोटी कमेटी होती है, जिसमें कि बड़े बड़े कुशल और अच्छे जो प्रभावशाली कुशल और वरिष्ठ मंत्रियों को इसमें जगह दी जाती है। फिर मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या 70-75 हो सकती है। 91वें संशोधन के द्वारा ये डिसाइड किया, पहले मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती थी, कामकाज में बाधा आती थी, इसलिए 91वां संशोधन किया गया। 91वां संशोधन 2003 में किया गया। इसमें ये व्यवस्था की गई कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये 60-70 बनती है लगभग। तो अब लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री हो सकती है, और उनमें से भी कैबिनेट मंत्री सिर्फ 16-17 होते हैं, और मंत्री परिषद में 60-70 मंत्री होते हैं। अंडरस्टूड? क्या है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल? मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है, मंत्री परिषद के अंदर एक छोटी कमेटी है, ठीक है। तो अब बात आती है हमारी, अब हमने मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री पढ़ लिया, मंत्री परिषद पढ़ ली, और राष्ट्रपति भी पढ़ लिया। तो केंद्र सरकार के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज और आगे हमने पढ़ना है राज्यपाल के बारे में। जैसी स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है कि सारे कामकाज केंद्र सरकार के देश के राष्ट्रपति के नाम पर चलते हैं, वैसे ही किसी भी राज्य में वह स्थिति किसकी है? राज्यपाल की है। किसकी स्थिति है? राज्यपाल की। आर्टिकल 153 ये कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी।
आर्टिकल 155 में कहा गया है कि राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल काम तो करते हैं राज्यों में, लेकिन नियुक्ति करता है इसका राष्ट्रपति, जिससे कि संसदीयतात्मक जो पद्धति है वो बनी रहे और अलग से राज्य अपना अगर इंडिपेंडेंट चार्ज दे देंगे राज्यपाल को तो वो हो सकता है निरंकुश बन जाए और राज्य को अलग से अखंडता को, देश की को खतरा हो जाए। अंडरस्टूड? तो राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसमें अपने सविवेक का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल वैसे तो 5 साल ही होता है। इसके लिए योग्यता भी है कि वो 35 वर्ष का हो, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी राज्य विधानसभा या संसद में कहीं पर भी उसका कोई एमएलए या एमपी हो ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यपाल बना देता है। तो राज्यपाल को पद से हटा भी सकता है, राष्ट्रपति ही उसे पद से हटा सकता है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होती है बात। राज्यपाल को हटाने की जिम्मेदारी अगर पड़े तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो राज्यपाल को हटा सकता है समय से पहले या उसका स्थानांतरण भी कर सकता है। एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर भी राज्यपाल का कर सकता है। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में। राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य की सभी शक्तियां, सभी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। अंडरस्टूड? तो राज्यपाल की शक्तियां देख लेते हैं अब। पहली बात तो ये कार्यपालिका शक्तियां। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी है या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी है या वहां के और जो एडवोकेट जनरल है उसकी नियुक्ति करनी है या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो ये सारे कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। हालांकि उसे मंत्रियों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श लेना पड़ता है और मुख्यमंत्री भी उसी को बना सकता है जो कि बहुमत का नेता हो। जैसे राष्ट्रपति की स्थिति है लगभग वैसी स्थिति राज्यपाल की भी है। फिर बात आती है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां सभी कामकाज, जो कानूनी कामकाज है वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्यपाल विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है, जब चाहे बुला सकता है, और उसके साथ साथ अधिवेशन को भंग भी कर सकता है, विधानसभा को भंग भी कर सकता है। फिर चुनाव के पश्चात जो प्रथम अधिवेशन होता है और जो साल का पहला अधिवेशन होता है राज्यों में, वो राज्यपाल ही शुरू करता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम शुरू करता है पहला अधिवेशन, ऐसे राज्यों में राज्यपाल शुरू करता है पहला अधिवेशन। फिर अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर जरूरी हो तो राज्यपाल राज्य में कोई, अगर मान लो विधानसभा नहीं चल रही है तो उस दौरान वो अध्यादेश जारी कर सकता है और विधानसभा के शुरू होने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस अध्यादेश को अगर मंजूरी मिल जाती है तो वो कानून बन जाता है, नहीं मिल जाती है तो अध्यादेश खत्म हो जाता है। जैसे फिलहाल आपने देखा होगा जो कृषि बिल जो पास हुआ अभी, वो 3 अध्यादेश उस समय लोकसभा राज्यसभा कार्यवाही में नहीं थी। राष्ट्रपति ने 3 अध्यादेश जारी किए थे जो अब लोकसभा में भी पास हो गए हैं और राज्यसभा में भी पास हो गए हैं। तो दोनों में पास होने के बाद वो कानून बन गए हैं। राष्ट्रपति की उसमें अनुमति चाहिए। ऐसा ही राज्यों में भी होता है कि अगर राज्य विधानसभा की बैठक नहीं चल रही है तो राज्यपाल जरूरी होने पर अध्यादेश ला सकता है। उसे 6 हफ्ते के अंदर बाद में उसे मंजूरी करवानी पड़ती है। अंडरस्टूड? तो अब बात आती है वित्तीय शक्तियां। जैसे 2 तरह के विधेयक होते हैं, एक साधारण विधेयक और एक धन विधेयक। 2 तरह के होते हैं। तो साधारण विधेयक तो सीधा पहले संसद में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के लिए आएगा। ऐसा ही राज्यों में भी साधारण विधेयक अगर है तो पहले राज्य की विधानसभाओं में वो पास होगा, फिर राज्यपाल के हस्ताक्षर पे ले जाएगा। लेकिन अगर कोई धन विधेयक है तो वो पहले उसे राज्यपाल की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद वो फिर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। पास हो जाता है तो फिर राज्यपाल के उस पर सिग्नेचर हो जाते हैं। अंडरस्टूड? जैसा धन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति की स्थिति है कि धन विधेयक पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेगा फिर पेश होगा, ऐसे ही राज्यों में भी
धन विधेयक के बारे में राज्यपाल की स्थिति है कि पहले धन विधेयक वहाँ पे राज्यपाल से मंजूरी मिलेगी और उसके बाद वो आगे विधानसभा में प्रस्तुत होगा। अंडरस्टूड? धन विधेयक के बारे में समझ गए सारा? और जो संचित निधि है राज्य की, उसके ऊपर खर्चा करने की अनुमति भी राज्यपाल से लेनी पड़ती है। न्यायिक शक्तियां, जो राज्यों के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्तियां राज्यपाल करता है। न्यायाधीश और उसके साथ साथ आर्टिकल 161 के अनुसार राज्यपाल किसी भी अपराधी की सजा को कम कर सकता है, लेकिन उसकी सजा को बढ़ा नहीं सकता। सजा कम कर सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन किसी अपराधी की सजा को ये बढ़ा नहीं सकता। ऐसे ही राष्ट्रपति भी केंद्र में किसी की सजा को कम कर सकता है, लेकिन बढ़ा नहीं सकता। ये उसके न्यायिक अधिकार है। फिर बात आती है मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया आपको, कार्यपालिका शक्तियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी है या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी है तो राज्यपाल के नाम से ही होती है। राज्यपाल ही उन्हें शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति शासन की सलाह, अगर राज्यपाल ये महसूस करे कि राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहे हैं तो राज्यपाल राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सलाह दे सकता है। समझ गए? तो ये थी राज्यपाल की शक्तियां, लगभग वैसी हैं जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के अंदर का उसकी ज्यादा शक्तियां हैं। राज्यपाल तो ये मान लो कि राष्ट्रपति का बनाया हुआ एक एजेंट है जो कि राज्यों में काम करता है। समझ गए? राज्यों की जो कार्यकारी शक्तियां हैं, जो संवैधानिक शक्तियां हैं, वो राज्यपाल में निहित है। देश की जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। तो आपके एनसीईआरटी में तो इतना नहीं दे रखा है ये राज्यपाल वाला, लेकिन ये पेपर में बहुत बार आ जाता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर भी आ जाता है और राज्यपाल के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में भी कई बार आ जाता है पेपर में। ठीक है, तो आपने ये भी करना है अच्छे से। तो इस तरह से हमने अब राज्य की मंत्रिपरिषद, जैसे हमने यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा, ऐसे ही राज्यों की भी अपनी मंत्रिपरिषद होती है। उनके भी वही कार्य होते हैं जैसे कि केंद्र में मुख्य प्रधानमंत्री के कार्य हैं, वो राज्य में मुख्यमंत्री के कार्य हैं। जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल होती है, ऐसे ही राज्यों में भी मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिमंडल होती है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से ये सारे कार्य हैं। जैसे जो मुख्यमंत्री का कार्य है वो राज्यपाल और अन्य मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का कार्य करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करने में सलाह देता है, उन्हें पदों का बंटवारा करता है। वो सारे काम ये राज्य की मंत्रिपरिषद के होते हैं, मुख्यमंत्री के होते हैं। अंडरस्टूड? तो आज का आपका काम है अपने राज्य का मुख्यमंत्री कौन है और अन्य जो कैबिनेट मंत्री है उनके नाम याद करना आपने, और उसके साथ साथ आपने केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के नाम आपने लिखने भी है कॉपी में और चार्ट भी बनाना है। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ पर कार्यपालिका वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। एक स्थायी कार्यपालिका की बात और रहती है, वो मैं किसी और दिन कराऊंगी, जिसे हम नौकरशाही भी कहते हैं। वैसे तो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में मैंने कार्यपालिका में आपको बता भी दिया था, एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में जैसे IAS, IPS, IFS, ये लोग स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। ठीक है, तो इनको किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे। और बाकी आपका कार्यपालिका वाला चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।